राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग 2026 की जो पूर्वावलोकन की बुक सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। उसका चैप्टर रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं से शुरू करेंगे। हम लोगों ने मानव विकास से जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कल देख लिए थे। आज से हम लोग रोजगार एवं कल्याणकारी राज्य योजना से जितने भी प्रश्न आए होंगे सब देखेंगे। लेकिन ये इसमें कम से कम नहीं तो 150 से ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए शायद ही ये 2 या 3 वीडियो आएंगी। आप लोग पेशेंस के साथ चाहें तो अ, आराम से देख सकते हैं। और आपको पता ही है कि कितनी ज़रूरी होती है घटना चक्र, इसलिए मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अगर आप आए हैं देखने के लिए तो आपको पता ही होगा। तो आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे किसी भी यूट्यूब की क्लास कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ आके प्रश्न लगा लीजिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जौन सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम निकलने की गारंटी है। चलिए हम लोग सबसे पहले से वीडियो से पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। ये करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में बिल्कुल ये करती है। अगला है घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने में, दोनों ही में करती है। भारत आत्मनिर्भर योजना ये दोनों को ही प्रोत्साहित करती है, इसलिए 1 और 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बीपीएससी 2020 में आया भी हुआ है, 2025 में आया हुआ है। तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना कब चालू हुई? तो ये हुई 12 मई 2020 को। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। 12 मई 2020 आत्मनिर्भर भारत योजना कब लागू हुई? तो 12 मई 2020, याद रखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पढ़ ही लेते हैं, दोबारा भी तो आ सकता है प्रश्न। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई। इसे 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक पैकेज था। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना, स्थायी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार करना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निवेश आकर्षित करना, मेक इन इंडिया नीति में को मजबूत करना। तो इसका उद्देश्य आप लोग देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये अगर बीपीएससी में आया है तो यूपीपीएससी प्री आरओ में भी आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेशनल डिट्रैक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब लॉन्च किया? ये लॉन्च किया था जनवरी 2018 को। एडीपी कब लॉन्च की गई? जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न है, आप चाहें तो इसके व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ लेते, जल्दी पढ़ते हैं। एडीपी का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 112 अल्प विकसित जिलों को त्वरित प्रभाव एवं प्रभावी रूपांतरण करना है। इस प्रोग्राम के अधीन 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना है। ये प्रोग्राम 112 जिलों में अल्प विकसित 112 जिलों में लागू हुआ। और ये क्या था? स्वास्थ्य एवं पोषण। इसके आयाम कितने हैं? 5 क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और अवसंरचना। ये अल्प विकसित जिलों को विकसित बनाने की ओर इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? ये था खगड़िया, बिहार के खगड़िया जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप चाहे तो रोक इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ट्रस्टी नियुक्त किए गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, ये नहीं है, ये नहीं सही है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य दूसरा, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। हाँ बिल्कुल, ये स्वैच्छिक योगदान पर है, इसलिए ये पहला सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आयात या संकट की स्थिति से निपटाने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। आयात से संकट नहीं है,
इसलिए ऑप्शन दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। ये नागरिकों के द्वारा डोनेट किए गए पैसे से ही ये फंड को तैयार किया गया है। इसलिए इसमें ये दो गलत है ना, इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ई प्रश्न सही होगा, ई ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो हम लोग इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ व्याख्या जल्दी नहीं पढ़ते हम लोग। कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन संकट या समस्या से निपटाने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावित राहत प्रदान करने हेतु पीएम केयर्स कोष के पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया एवं पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री पीएम कोष के पदेन अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा उन्हें पीएमओ में निदेशक उप सचिव के रैंक के लिए एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। अवैतनिक आधार पर, फिर तो ये तो सही होगा, क्योंकि इसमें पहला ही उद्देश्य है, पहला ट्रस्टी नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं, दो लोगों का नाम है, ये कोई भी व्यक्ति नहीं, तो सही होगा। अगले देखते हैं। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव संयुक्त सचिव अवैतनिक प्रकार प्रशासित करेगा तथा उन्हें पीएमओ के निदेशक उप सचिव प्रशासन के रैंक के लिए एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष को पूरी तरह से व्यक्ति संगठन से स्वैच्छिक योगदान मिलता है। इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने ठीक ही पढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आयुष्मान से है, ये रहा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के इस आवश्यक अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्तियां हैं, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिकों को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। इसलिए 1 और 2 और 3 तीनों सही होंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये योजना कब लागू हुई, क्योंकि प्रश्न इससे बन सकता है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान डिजिटल मिशन योजना 27 सितंबर 2021 को लागू हुई। कब? 27 सितंबर 2021 को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत मिशन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिसे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, बस इतना ही बहुत था। आगे तो बाकी सब उसकी व्याख्या दी, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बाकी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसका पहले हम लोग बी ऑप्शन है, देखते हैं बी में क्या दिया गया हुआ है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली समिति निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कथन सही है एक। दूसरा कथन देखते हैं, भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की विभेदीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं, बिल्कुल उत्तरदायी हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए ए और 2 दोनों सही हैं, लेकिन ये इनकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ए और कथन दोनों सही हैं, लेकिन कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
आप चाहे तो इसकी व्याख्या कर सकते व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन व्याख्या पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो ज़रूरी होगा हम लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो वो था 2018 का है ना, 19 में एमपीपीएस में आया था, तो ये उस समय चर्चा में बहुत था। तो ये होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये तो अब भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान जन आरोग्य योजना कब लागू हुई? तो ये हुई सितंबर 2018 को। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य देखना है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं, इसे योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 है, बिल्कुल 60 और 40 है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे 90 और 10 है। 90 और 10 कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्यों में, इसलिए केवल 2 सही होगा, तो पहला नहीं होगा क्योंकि प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है, इसलिए बी ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना जाता है? वो थी जन आरोग्य योजना, पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला देखते हैं, ये भी 2018 में बीपीएससी में पूछा गया था, तो उसी समय ये चर्चा में था, इसलिए तो आप लोग जब भी पेपर देने जाएं तो उस साल के जो भी चर्चित हो ना, उसको जरूर देख के जाए। जितनी भी चर्चित स्कीमें हैं उनको जरूर से जरूर देख के जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो वह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। वर्तमान में अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011वां प्रश्न है। अभी 12 मिनट हो गए हैं और हम लोग 11वें प्रश्न में ही हैं। 1 मिनट में एक प्रश्न करना है, हम सब लोग का यही टारगेट है। संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। तो ये तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि शायद देख लेते हैं कौन था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय था। हाँ, श्रम और रोजगार मंत्रालय था, इसलिए पहला सही नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी, बिल्कुल किया था। 2009 का प्रश्न है, IAS प्री में आया था। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इसको। चलिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये कब की गई थी? 2000 अक्टूबर, इसकी घोषणा हुई थी अक्टूबर 2007 में, जबकि 1 अप्रैल 2008 में इसको क्रियान्वित किया गया था। अब इस 2015 में इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। अब ये जो है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित श्रमिकों को। ये योजना सिर्फ केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए थी। ये देखिए, इसका ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी थी, ये वही योजना है, इसी की व्याख्या दी हुई है। आप लोग पढ़ सकते हैं रोक की वीडियो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये राजस्थान में आया हुआ था। बी इसका ऑप्शन है, देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो गलत बी है, देख लेते हैं क्या है। मरीज जिस बीमा के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित होता है, नहीं सम्मिलित होता है इसमें। बाकी ये जो तीनों हैं ये सम्मिलित होता है। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के लिए 1576 प्रकार के पैकेजों एवं प्रोसीजर उपलब्ध हैं और
इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से 4.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रत्येक प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि थी, वो थी 4.5 लाख। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये वही उसी प्रश्न का ही है। ये चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, हमें सत्य नहीं बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। ये पहले नहीं सत्य, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। भारत के वित्त मंत्रालय के अंदर नहीं ये है। ये देख लेते किसके अंतर्गत है। ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई थी। ये कृषि एवं 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई थी। ये किसके अधीन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और योजना का उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। आयुष्मान सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दायरे में है। आयुष्मान सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के दायरे में है। तो यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय नहीं था, तो वित्त मंत्रालय से पहला ऑप्शन गलत होगा। तो सहकार से आप लोग सहकारिता मंत्रालय याद रखिएगा। सहकार से सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना बोलने में, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन मैं पढ़ती सही हूँ, मेरा बोलने का उद्देश्य भी सही रहता, पता नहीं कैसे मुंह से गलत निकल जाता है। तो प्लीज मुझे क्षमा करें और आप लोग स्क्रीन पर पढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करना है। हम लोग जितने प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लेंगे उतना ही हमारा फायदा है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था टीकाकरण से। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण ये कब चालू की गई थी? ये चालू की गई थी 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण इंद्रधनुष मिशन का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 7 टीके आते हैं, चलिए याद कर लेते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एवं खसरा इसमें शामिल 7 टीके शामिल हैं। ये लागू कब की गई थी? एक बार देख लेते हैं। ये लागू की गई थी 2014 में, 25 दिसंबर 2014 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके नीचे तो कोई है नहीं, इसके बाद ये इसी का ही विस्तार होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। इसका शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। इस मिशन एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रुक गई थी। चलिए हम लोग इसके आगे पढ़ लेते हैं। इस मिशन की मूल अवधि 2012 तक थी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, जिसमें व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उप मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ शामिल कर लिया गया है। इसको शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है को देखना है। यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया नहीं, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में था।
क्योंकि ये 2005 को स्टार्ट किया गया, तब 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अभी हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना को किया नहीं है, क्योंकि उसमें 400 प्रश्न थे। तो मैं सोचती हूँ कि जब ये पूरे जितने भी टॉपिक बचे हैं सब करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा भी हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना। नीचे 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना। अभी हम लोगों ने देखा था 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ, इसको करने से कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आशा। आशा बहु जो लोग होते हैं ना, इन्हीं के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, इसका हम लोग पूरा व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित आगे प्रश्न भी होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2005 में, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षित समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा कहते हैं। आशा के प्रमुख कार्य में शामिल है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विशेष में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना आदि। बच्चे का प्रसव कराना आशा का कार्य नहीं है।